हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हमारा सॉल्यूशन चैप्टर यहाँ पर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट सेशन में हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा। आज के सेशन में हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, सोल्यूशन चैप्टर आपका चल रहा है विलियन, वही समांगी मिश्रण जो है दो या दो से अधिक अवयवों का, जिसमें आपका सॉल्वेंट और सोल्यूट प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है, और जो कम क्वांटिटी में है या अदर देन सॉल्वेंट जो भी है उसको आपका सोल्यूट कहा जाता है। ठीक है, आपका फिजिकल पूरे सोल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा, भौतिक अवस्था होगी, उसका निर्धारण भी आपका विलायक यानी सॉल्वेंट करता है। ओके, तीन प्रकार के आपने यहाँ पर विलयन देखे थे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन या गैसीय विलयन। ठीक है, फिर उनको भी आपने फर्दर क्लासिफाई किया था किस आधार पर? सोल्यूट की फिजिकल स्टेट के आधार पर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात हुई थी, सांद्रता विलय की मात्रा जो बताती है, ये भी आपने देखा था। सांद्रता का मात्रात्मक निरूपण देखा था, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, आयतन प्रतिशत के रूप में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में, और पार्ट्स पर मिलियन में आपने कॉन्सेंट्रेशन को देखा था। इसके अलावा मोलैरिटी, मोल फंक्शन की बात हुई थी, मोल फ्रैक्शन की बात हुई थी, जो कि आपका क्या होता है? मोल अंश या मोल प्रभाज। इसके अलावा मोलैरिटी यानी मोलरता, मोलैलिटी यानी मोललता की बात हम लोगों ने की थी, इनके न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे। इसके बाद सॉल्युबिलिटी, विलेयता की बात हुई थी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हमने देखे थे, और ठोसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, और जिसको प्रभावित करने वाले कारक हमने देखे, जहां पर दबाव की बात हम कर रहे थे, दाब यानी प्रेशर का इफेक्ट, तो उसमें हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था बहुत अच्छे से। हेनरी के लॉ को पढ़ने के बाद तथा उसके हमने कई न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर देखे लास्ट सेशन में। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है आपकी बुक का, प्रश्न है आपका, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी? ठीक है, जहां पर N2 का पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, 0.987 बार है तथा 293 केल्विन, 293 केल्विन पर N2 के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान, हेनरी कांस्टेंट क्या है? KH का मान 76.48 बार है, किलो बार है। ठीक है, चलिए, तो क्या निकालना है अपने? जल में विलय N2 के मिलीमोल आपको बताने हैं इसमें बेसिकली। ठीक है, आपको पता है
जो गैस की विलेयता जलीय विलयन में किससे संबंधित करते हैं? मोल अंश के रूप में आप पूरा फॉर्मूला देखते हैं हेनरीज लॉ का, जहां पर आप बोलते हैं कि सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, फॉर्मूला आपका क्या था? T इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स आप लिखते हैं, जिसको आप रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x यानी मोल फ्रैक्शन किसका? N2 का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर N2 पर जो पड़ रहा है अपॉन KH। ठीक है, जो यहाँ पर आपको चीजें दी गई हैं उनसे आप x निकाल सकते हो, यानी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो आप। ठीक है ना? गैस के यहाँ पर कितने मोल अंश हैं उनकी आप गणना कर सकते हो। ओके, तो मोल अंश कितने हैं गैस के? P की वैल्यू कितनी है? पार्शियल प्रेशर 0.987 बार, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे अपॉन KH की वैल्यू कितनी है? 76.48 कि आपका क्या है, किलो बार में था तो उसको बार में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो 76,480 बार आपका आ जाएगा। ओके, चलिए, तो मोल फ्रैक्शन आपका आ गया 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ये N2 का मोल फ्रैक्शन है वहां पर। ओके, देन 1 लीटर जल में उसके 55.5 मोल होते हैं जल के। समझ रहे हो क्या कहा गया? यहाँ पर आपको बताया गया 1 लीटर जल है। ठीक है, तो 1 लीटर जल में 55.5 मोल होते हैं और N2 के मोलों की संख्या स्मॉल n है। तो इतना समझ आ गया कि क्या किया हमने? पहले हेनरीज लॉ का यूज करके, हेनरी का जो नियम था उसका प्रयोग करके हमने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया N2 का। ठीक है ना? यानी नाइट्रोजन का मोल प्रभाज कितना है वहां पर, वो हमने ज्ञात कर लिया। फिर हमने बोला कि 1 लीटर में, ये हमें ज्ञात है कि 1 लीटर जल में 55.5 मोल होते हैं। ठीक है, ये जल के मोलों की संख्या है वहां पर। इसके अलावा N2 के मोलों की संख्या चूंकि हमें ज्ञात नहीं है तो वो हमने मान लिया है कि स्मॉल n NO2 है, उसके मोलों की संख्या। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हम N2 का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? XNO2 हम इसको कह देते हैं, बराबर क्या होगा बच्चे? N2 के मोलों की संख्या अपॉन N2 के मोलों की संख्या धन आपका क्या होता है? H2O के मोलों की संख्या। यही होता है। क्या कहा हमने? NNO2 अपॉन समझ गए? NNO2 क्या है आपका? नाइट्रो, वहां पर NO2 के मोलों की, N2 के मोलों की संख्या है, NO2। नाइट्रोजन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, डाई नाइट्रोजन। जहां भी आपने NO2 किया है उसको N2 कर लेंगे। ठीक है, तो N2 की बात हम कर रहे हैं, नाइट्रोजन। तो उसमें माना N2 के मोलों की संख्या N2 है, स्मॉल n से हमने मान लिया है। तो यहाँ पर आपका हो गया नाइट्रोजन के मोलों की संख्या अपॉन नाइट्रोजन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। ये क्या हो जाएगा? N2 का मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हो जाएगा। ठीक है, अभी NN2 ऐसे ही रहेगा आपका, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपके पास है नहीं।
प्लस जल के मोलों की संख्या आपने कितनी निकाली थी, 55.5 निकाली थी यहाँ पर, ठीक है, ये लिख लेंगे। और मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का आपके पास था, क्लियर है ना, मोल फ्रैक्शन आपके पास था। यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि जल की तुलना में जो NO2 के मोलों की संख्या होगी वो बहुत कम होगी। जल की तुलना में N2 के मोलों की संख्या बहुत कम होगी। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अतः इसे हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे या छोड़ देंगे, ठीक है। अतः इसे जो आपका हर में है, ठीक है ना। तो अब आपकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर xN2 आप लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था हेनरीज लॉ से, 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵, इसकी वैल्यू xN2 की, समझ रहे हो, यानी N2 का मोल प्रवाह हमारे पास था। तो अब आपके पास क्या हो गया, N2 जो हर में है आपका, उसको आपने नेग्लिजिबल कर दिया है, तो 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू N2 अपॉन 55.5। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लोगे, यानी n का मान क्या हो जाएगा आपका 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 55.5 आप कर लोगे, ओके। तो जो आपका आंसर आएगा वो मोल में आएगा, क्लियर है, इतने मोल होंगे वहां पर N2 के। लेकिन प्रश्न हमें मिली मोल की बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1000 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिली मोल में आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए, NN2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है, इंटू 55.5, क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये आंसर आपका मोल में आएगा, ठीक है। अब इसको मिली मोल में कन्वर्ट करेंगे, यानी नाइट्रोजन के वहां पर 0.716 मिली मोल उपस्थित होंगे, क्लियर है। चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है आपका वेपर प्रेशर, नया टॉपिक। वाष्प दाब क्या होता है किसी विलयन का, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर एंड लिक्विड। क्या होता है, जब आप किसी भी लिक्विड का तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने से वो क्या होता है, अपनी अवस्था परिवर्तन दिखाएगा, धीरे धीरे गर्म होगा, फिर उबलेगा, उबलने के बाद उसका क्या होता है, वेपर में कन्वर्जन होगा, यानी वाष्प में वो परिवर्तित होना शुरू होता है। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, साम्यावस्था आती है, वहां पर जितना भी वेपर सरफेस की लेयर पर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, वो उसका क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर हो जाता है, यानी कि वाष्प दाब हो जाता है। वाष्प दाब को आपके अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कि कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड की बात करेंगे कि लिक्विड का नेचर कैसा है, द्रव आपका कैसा है, ठीक है। तो द्रव के कण, आपके अणुओं के बीच या कणों के बीच क्या होता है, वहां पर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है वहां पर। तो वो आकर्षण बल जितना प्रबल होगा, ठीक है,
जितना प्रबल आकर्षण बल होगा उतना ही आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप कह रहे हो कि हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि इजीली वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, समझ रहे हैं? तो वही कहा जा रहा है लिक्विड विद हायर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। ऐसे द्रव जिनके अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल हैं, उनमें लेस अमाउंट ऑफ वेपर एंड हेंस लोअर वेपर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। ओके, क्या हो रहा है, वो आपका कम अमाउंट में वेपर्स बनाएंगी, वाष्प में परिवर्तित होंगी, क्योंकि कम अमाउंट में वाष्प बन रहा है वहां पर, यानी लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स कि आपका जितना कम अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा वहां पर वेपर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो ये नेचर ऑफ लिक्विड था, यानी द्रव की प्रकृति थी। सेकंड है आपका टेम्परेचर, यानी कि तापमान किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। तो आपको पता है कि जितना ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी उतना ज्यादा आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर प्रेशर इंक्रीजेज with the temperature of liquid. This is because as the temperature increases, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हेंस मोर मॉलिक्यूल लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड कम इनटू वेपर फेज। इसलिए क्या हो रहा है, आपका अधिक से अधिक अणु जो हैं वो वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा आपका वाष्प बन रहा है तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों फैक्टर आपके अफेक्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर को, तो ये आप नोट कर लेंगे जल्दी से। फिर हम इसमें इंपॉर्टेंट लॉ एक देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि सोल्यूशन की बात आप लोग कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट और सोल्यूट होगा उसमें, ठीक है, यानी कि विलेय भी होगा और आप विलायक भी होगा। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, विलयन की बात कर रहे हैं, तो विलयन में आपका विलेय भी है और आपका विलायक भी है, समझ रहे हैं? हम इसको नंबर दे देते हैं 1 और 2 से। नंबर 1 आपका एक कंपोनेंट है, नंबर 2 आपका एक दूसरा कंपोनेंट है। क्लियर? या आप ए बी भी इसको मान सकते हैं, ए आपका कंपोनेंट है और बी आपका कोई कंपोनेंट है। ठीक है ना, दो, यानी एक चीनी और पानी की बात कर रहे थे ना, तो चीनी और पानी है, चीनी को 1 मान लिया, पानी को 2 मान लिया, या पानी को 1 मान लिया, चीनी को 2 मान लिया, यही तो हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपने दो कोई घटक लिए और वो दोनों घटक कैसे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं चीनी और पानी की नहीं, बल्कि पानी और पानी के साथ एक और द्रव मिलाया गया है, यानी विलेय भी आपका द्रव है और विलायक भी आपका क्या है, द्रव है। तो द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कहा, दो द्रव है, चूंकि एक को हमने 1 मान लिया, एक को हमने 2 मान लिया। ठीक है, जब ये दोनों अलग थे, एक है आपका और ये 2 है, अभी तक इनको मिक्स नहीं किया गया है, समझ रहे हैं? ये आपका 1 है और ये आपका क्या है, 2 है। क्लियर? तो अभी ये शुद्ध रूप में प्योर फॉर्म में है, कोई मिलावट नहीं होगी। तो प्योर फॉर्म में 1 का जो पार्शियल प्रेशर था, इसको आपने टेम्परेचर दिया, कुछ ना कुछ आपका वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ इसका वाष्प दाब होगा। तो शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब आप जिसे कहते हैं, वो क्या है, P01 है सपोज। ठीक है, देन दूसरा आपका जो 2 नंबर का हमने जिसको बोला सोल्यूट आपका या सॉल्वेंट, कुछ भी जो हो सकता है, उसका भी शुद्ध अवस्था में कोई ना कोई वाष्प दाब रहा होगा, यानी उसको आपने क्या किया, हीट किया, और जब आपने उसको हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, द्रव है चूंकि, तो द्रव आपका वाष्प में परिवर्तित होगा, वाष्प में परिवर्तित होने के बाद कुछ ना कुछ उसका वाष्प दाब आएगा,
तो वही शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में दूसरे नंबर का जो कंपोनेंट है उसका वाष्प दाब P02 है सपोज। क्लियर? ये हमने मान लिया शुद्ध अवस्था में एक का वाष्प दाब P01 है और शुद्ध अवस्था में दो का वाष्प दाब क्या है, P02 है। ठीक है, ये आप लोगों ने मान लिया। सेकेंड सिचुएशन क्या है, सॉल्यूशन आपको बनाना है, विलियन बनाना है आपको, तो दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। आपने एक बड़ा सा बीकर लिया और इसमें आपने एक और दो दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, ये सपोज 1 वाला है लिक्विड आपका ब्लू कलर में और ग्रीन कलर में आपका 2 वाला है। ये आपका क्या बन चुका है, अब सॉल्यूशन बन चुका है, ये विलियन है। जिसमें 1 + 2 यानी दोनों कंपोनेंट मिक्स है आपके। क्लियर? दोनों द्रवों को आपने मिला दिया है। आप क्या देखते हैं यहाँ पर, जो दोनों जो द्रव हैं आपके वो वाष्पशील है, वॉलेटाइल है। वाष्पशील से क्या समझते हैं, यानी कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, दो आपके क्या थे, वाष्पशील द्रव थे, दोनों ही वेपर्स बना रहे हैं। जब आपने सॉल्यूशन उनका बना दिया, विलियन बना दिया, आपने फिर से इस विलियन को, जो है आपने नीचे एक और बीकर रखा हुआ है, इसको आपने फिर से हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया। तापमान बढ़ाने से क्या हुआ, यहाँ पर भी आपके दोनों जो 1 और 2 हैं वो वेपर, आपके वेपर फेज में कन्वर्ट होंगी, वाष्प अवस्था में जाएंगी। पानी को उबालते हो तो पानी कहाँ जाता है आपका, भाप बनता है, तो वैसे ही हो रहा है। यहाँ पर भी सॉल्यूशन में 1 और 2 आपका क्या हो रही है, वेपर फेज में जा रही है। देन उनका क्या होगा, कुछ ना कुछ वहां पर वाष्प दाब भी होगा। ठीक है, वो वाष्प दाब आप P1 P2 मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में यानी विलियन में दोनों घटक 1 और 2 का वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब क्रमशः P1 व P2 है। यानी यहाँ पर ये जो एग्जर्ट कर रहा है ये आपका सपोज P1 है और ये वाला प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है ये P2। क्लियर? सॉल्यूशन में दोनों लिक्विड प्रेशर बना रहे हैं और दोनों का P1 P2 आपका लिक्विड आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जो लिक्विड का क्या देख रहे हैं, प्रेशर देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन भी यहाँ पर होगा। ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है बच्चे, 1 का मोल प्रभाज सपोज x1 है और 2 का मोल प्रभाज x2 है। क्लियर? अब देखो कितनी चीजें आ गई। एक तो सबसे पहले शुद्ध अवस्था में आपने क्या निकाला, दोनों घटकों का प्रेशर निकाला कि वाष्प वेपर प्रेशर, वाष्प दाब कितना है, तो वो आपने P1 नॉट और P2 नॉट या P02 P02 आपने ले लिया था। देन आपने बोला जब हमने उसका विलियन बना दिया, 1 और 2 को आपस में मिला दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, हमें वहां पर भी वाष्प दाब प्राप्त हुआ जिसे हम आंशिक वाष्प दाब कह रहे हैं। वो हमारा P1 और P2 है दोनों के लिए, यानी 1 के लिए P1 और 2 के लिए आपका क्या आ रहा है, P2 आ रहा है। देन हमने बोला कुछ ना कुछ मोल प्रभाज भी वहां पर होगा दोनों घटकों का। तो सपोज एक का मोल प्रभाज x1 है और 2 का क्या है, x2 है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। देन इसके बाद क्या होता है, राउल जो एक आपके केमिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक संबंध बताया किस किस के बीच में, ये जो आपका P1 आया है यहाँ, P1 और P2 इसके और x1 और x2 के बीच में एक संबंध दिया। किसने दिया, फ्रेंच केमिस्ट हुए आपके राउल। और ये वाला नियम किसके लिए है, दो वाष्पशील द्रवों की बात हो रही है यहाँ पर।
ठीक है, दोनों वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, दोनों के भाप बना रहे हैं, पानी की बात करें अगर तो, ठीक है ना। तो उनका जो नियम था, उन्होंने जो संबंध दिया उसको राउल्ट के नियम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है इससे, कभी कभी राउल्ट का नियम भी पूछ लेता है, जिसके अनुसार क्या था, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक जो अवयव का आंशिक वाष्प दाब होगा वो विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। क्या कहा गया, वाष्पशील द्रवों के विलयन में। हमने कैसे विलयन लिए थे, वाष्पशील द्रवों के विलयन में। किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ये वाला, ठीक है। प्रत्येक जो कंपोनेंट है, प्रत्येक अवयव का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 और 2, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। 1 और 2 मैंने समझाने के लिए लिखा है। का जो क्या होगा, आंशिक दाब, आंशिक दाब याद है, P1 P2 विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यानी 1 के लिए आपका क्या आ जाएगा, पहले घटक का आंशिक दाब P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1, और 2 के लिए आपके क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। तो यही क्या है, राउल्ट का नियम है। इसको हम आने वाले सेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझ लीजिए अच्छे से कि क्या क्या बताया गया है यहाँ पर और क्या क्या राउल्ट ने कहा है। वाष्पशील द्रवों के विलयन में, वाष्पशील द्रवों का आपने एक विलयन बनाया था, 1 और 2 को मिला दिया था, उसमें प्रत्येक अवयव 1 और 2 जो दोनों अवयव थे उनका जो आंशिक दाब होगा, विलयन में जो दाब था उनका P1 P2, वो विलयन में ही उनका जो मोल प्रभाज होगा उसके समानुपाती होता है। यानी P1 समानुपाती है किसके, X1 के, और P2 समानुपाती है किसके, X2 के। ओके, चलिए नोट कर लेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने हेनरीज लॉ न्यूमेरिकल किया, साथ ही हमने राउल्ट्स के नियम को पढ़ा। यहाँ पर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में आगे राउल्ट लॉ पे बात करेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।